मेरे बचपन के दिन। छायावादी लेखिका महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया संस्मरण। महादेवी वर्मा ने इस पाठ में अपने बचपन की यादों पर प्रकाश डाला है। उनके विचार से बचपन की यादें विचित्र आकर्षण से भरी हुई होती हैं। बचपन की यादों का कोई विकल्प नहीं होता। लेखिका अपने परिवार में लगभग 200 वर्ष बाद पैदा होने वाली लड़की थी, इसलिए उनके जन्म होने पर सभी को बहुत प्रसन्नता हुई। जबकि उस समय लड़की का जन्म अपशगुन माना जाता था। लड़की को जन्म लेते ही या जन्म से पहले ही गर्भ में मार दिया जाता था। परंतु लेखिका को यह सब कुछ नहीं सहना पड़ा। लेखिका के बाबा माँ दुर्गा के भक्त थे तथा उर्दू फारसी के ज्ञाता भी थे। उनकी माताजी जबलपुर की थी और हिंदी प्रेमी थी। पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखती थी। माँ ने ही लेखिका को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया था। कई बार माँ लिखती भी थी ब्रजभाषा में। परंतु जो बाबा थे वो लेखिका को उर्दू फारसी पढ़ाना चाहते थे और बाबा ने उर्दू फारसी पढ़ाने के लिए एक मौलवी साहब की भी नियुक्ति कर दी थी। परंतु लेखिका की उर्दू फारसी पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। वो उनसे बचने के लिए कई बार चारपाई के नीचे छुप भी जाती थी और कई तरह तरह के बहाने बनाती थी कि उर्दू फारसी ना पढ़ना पड़े। सबसे पहले उनको लेखिका को मिशन स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया, परंतु वहां का वातावरण लेखिका को पसंद नहीं आया और लेखिका का वहां मन नहीं लगा। उसे वहां कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। फिर लेखिका को क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में कक्षा 5 में दाखिला करा दिया गया। वहां का वातावरण लेखिका को भा गया, यानी कि अच्छा लग गया। वहां वो उन्हें काफी अच्छा लगा। लेखिका छात्रावास का वातावरण भी अच्छा था। हर कमरे में 4 छात्राएं रहती थी। जो लेखिका की पहली रूममेट थी वो उनसे 2 साल बड़ी उनकी साथी सुभद्रा कुमारी चौहान थी, जो कि जानी मानी कवित्री हैं। वो लेखिका से 2 कक्षाएं आगे थी और कविताएं लिखती थी और सुभद्रा कुमारी जो थी खड़ी बोली में लिखती थी। लेखिका भी छुप छुप कर लिखती थी, परंतु अपनी कविताएं जो है वो किसी को दिखाती नहीं थी। उन्हें लगता था कि उनकी कविताएं पढ़कर जो साथ उनकी संगी साथियां हैं वो मजाक उड़ाएंगे। लेखिका की कविताएं कुछ जान पहचान वाली जो बिल्कुल छात्राएं थी उनमें फैल गई। एक बार सुभद्रा कुमारी ने महादेवी से पूछा कि महादेवी तुम लिखती भी हो? तो महादेवी ने मना कर दिया। अब एक बार महादेवी के एब्सेंस में, जब महादेवी नहीं थी, सुभद्रा कुमारी ने उनकी डेस्क की तलाशी ले ली और उसमें से बहुत सारी कविताएं निकल पड़ी। और फिर सुभद्रा कुमारी ने वो सारी कविताएं सारी छात्राओं को बांट दी, दिखाई। और फिर जो है लेखिका एक अपराधी की तरह उनके सामने बेचारी हो गई। ये कविताएं, और सुभद्रा कुमारी ने सबको बताया कि देखो ये महादेवी कविता भी लिखती है। और इसके बाद दोनों में अच्छी खासी मित्रता हो गई। कॉलेज में एक पेड़ की नीची डाल पर बैठकर ये दोनों तुकबंदी किया करती थी, यानी कि कविता लिखती थी। और उनकी कविताएं, एक मैगजीन निकलती थी उस समय, स्त्री दर्पण, उसमें छप भी जाती थी। कई बार पुरस्कार भी मिलता था। और फिर ये दोनों कवि सम्मेलनों में भी जाने लगी। लेखिका सन 1917 में यहाँ आई थी और उस समय यहाँ यानी कि इलाहाबाद में आई। और उस समय गांधी जी का सत्याग्रह पूरे देश में शुरू हो गया था। अब जिनका जो पूरे सत्याग्रह आंदोलन का जो सेंटर था, जो केंद्र था, वो आनंद भवन हुआ करता था। कवि सम्मेलनों की अध्यक्षता भी उस समय के जाने माने कवि लेखक हरिहोत जी, श्रीधर पाठक, रत्नाकर, ये बहुत बड़े बड़े नाम थे, ये किया करते थे। लेखिका को कवि सम्मेलनों में हर बार प्रथम पुरस्कार मिलता था। एक बार कवि सम्मेलन में उनको, महादेवी को, चांदी का कटोरा मिला। उन्हें बहुत खुशी हुई कि चांदी का कटोरा इनाम में मिला। और उसी दिन, उस समय सुभद्रा जो थी वो कवि सम्मेलन में नहीं गई थी। जब उन्होंने आकर सुभद्रा कुमारी को वो कटोरा दिखाया तो सुभद्रा कुमारी चौहान खुश हो गई और बोली कि इसमें मुझे खीर बनाकर खिलाना। महादेवी ने भी हाँ कह दी। और तभी उसी दिन, तभी वहां पर आनंद भवन में बापू जी आए। बापू यानी कि महात्मा गांधी।
और जब महात्मा गांधी आते थे तो सभी बच्चे जो हैं अपने जेब खर्च में से एक एक दो दो आने बचा कर और सारे पैसे कलेक्ट कर कर महादेव उन्हें बापू जी को देते थे, ताकि स्वतंत्रता संग्राम में वे सारे पैसे काम आ सकें। सभी अपने अपने तरीके से जितना हो सकता था अपना अपना योगदान करते थे। अब बापू के आने पर महादेवी उन्हें अपना चांदी का कटोरा दिखाने गई। बापू ने वो चांदी का कटोरा ले लिया और उनसे कहा कि ये तुम मुझे दे दो। महादेवी ने खुशी खुशी वो कटोरा दे भी दिया, पर मन में कहीं ना कहीं एक दुख भी था कि बापू कम से कम ये तो कह देते, पूछ लेते कि कौन सी कविता पर ये कटोरा मिला है, तो उन्हें अच्छा लगता। उस समय थोड़ा उदास हुई, परंतु जब बाद में बड़ी होके सोचती हैं तो उन्हें अच्छा लगता है कि मैं स्वाधीनता संग्राम में अपने हिस्से का कुछ तो योगदान कर पाई। एक चांदी के कटोरे से स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान किया। तो कुल मिलाकर महादेवी वर्मा ये सारी बातें वो बड़े होके सोचती है, पर उस समय क्योंकि बाल सुलभ मन था तो थोड़ा सा उदास भी हो गई। अब जब सुभद्रा गान जो है वो चली गई हॉस्टल छोड़कर, तो लेखिका के साथ में एक मराठी लड़की जयमुन्निसा रहने लगी, जो कि मराठा लड़की थी, कोल्हापुर की रहने वाली थी और मराठी बोलती थी। वहां पर हॉस्टल में जितनी भी लड़कियां थी वो सब अपनी अपनी भाषा में बातें करती थी। इस तरह वहां का वातावरण जो था वो सांप्रदायिकता से, धर्म से, जाति से कोसों दूर था। जयमुन्निसा जो थी महादेवी का काफी कुछ काम भी कर देती थी, जिससे लेखिका को कविता लिखने के लिए अधिक समय मिल जाता था। जयमुन्निसा मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। लेखिका ने भी कुछ मराठी शब्द सीख लिए थे। उनकी अध्यापिका जो थी महादेवी की और जयमुन्निसा की, जयमुन के इकड़े टिकड़े जैसे शब्दों को सुनकर उन्हें उसे चिढ़ाती थी और कहती थी देसी कौआ मराठी बोली। तो जयमुन्निसा उनकी इस बात पर जवाब देती थी कि कौवा भी मराठी है और बोलता भी मराठी ही है। उसकी वेशभूषा मराठी महिलाओं जैसी थी। वहां कोई भी सांप्रदायिकता की भावना थी ही नहीं। सभी मिलजुल कर प्रेम भाव से पूरी आत्मीयता के साथ रहते थे। अवध की लड़कियां अवधी में और बुंदेलखंड की लड़कियां बुंदेलखंड की बुंदेली बोलती थी। वहाँ हिंदी उर्दू सब विषय पढ़ाए जाते थे और सब आपस में अपनी अपनी भाषा में बातें करती थी। तो इस तरह वहाँ उस समय का जो वातावरण हुआ करता था वो बहुत ही आत्मीयता से भरा होता था। बचपन में लेखिका का परिवार जवारा के नवाब साहब के घर के पास रहता था। वे मुस्लिम थे, महादेवी वर्मा का परिवार हिंदू था। उन नवाब साहब की नवाबी तो छिन गई थी, पर वे एक बंगले में रहते थे और उसी कंपाउंड में महादेवी जी का परिवार भी रहता था। बेगम साहिबा को वे लोग ताई साहिबा कहते थे और उनके बच्चे महादेवी की माँ को चची जान कहते थे। दोनों परिवारों के तीज त्योहार रीति रिवाज सब मिलजुल कर मनाए जाते थे, एक दूसरे के घर मनाते थे। उनके जन्मदिन नवाब साहब के घर मनाए जाते थे और उनके बच्चों के जन्मदिन महादेवी के घर खूब जोर शोर से मनाए जाते थे। चाहे कोई भी त्योहार हो, हिंदू त्योहार हो चाहे मुस्लिम त्योहार हो, सब पर सारे बच्चे, दोनों परिवारों के बच्चे खूब मौज मस्ती किया करते थे। एक लड़का था जिसको वे राखी बांधने को कहती थी और राखी के दिन सवेरे से पानी भी नहीं पीने के लिए देती थी। कहती थी कि राखी के दिन बहनें जब तक राखी ना बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। इसी तरह मुहर्रम के दिन सभी हरे कपड़े उनके अपने परिवार के बच्चों के लिए भी बनते थे, तो महादेवी के परिवार में जितने भी बच्चे थे उनके लिए भी हरे कपड़े बनते थे। फिर लेखिका के घर एक छोटे भाई का जन्म हुआ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा कि देवर साहब मेरा नेक संभाल कर रखिए, नेक यानी कि शगुन, और मैं शाम को आऊंगी और बच्चे के कपड़े लेकर आऊंगी। वे लेखिका की माँ को दुल्हन कहती थी और उनसे कहा शाम को आकर कि मैं इसके कपड़े लाई हूँ। जिनके ताई चाची नहीं होती वे अपने घर के कपड़े पहनते हैं, इसलिए
जो ये बच्चा है ये मेरे लाए हुए कपड़े ही 6 महीने तक पहनेगा। और उन ताई साहिबा ने ही लेखिका के भाई का नामकरण किया और उसका नाम, क्योंकि ये बहुत दिखने में बहुत सुंदर है, मन को भा रहा है, तो इसलिए इसका नाम हम मनमोहन रखेंगे। और यही बच्चा मनमोहन बड़ा होकर गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बना। तो इस तरह से दोनों परिवारों के बीच की आत्मीयता आज के समय में सपने जैसी लगती है। दोनों परिवार कैसे मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे, एक दूसरे के रीति रिवाजों में शामिल होते थे। तो वो सारी बातें कहीं ना कहीं आज भी हमारे मन को प्रसन्नता देती हैं। घर में भी मिला जुला वातावरण था। एक तरफ हिंदी उर्दू बोली जाती थी तो दूसरी तरफ कोई अवधी बोलता था। कोई माँ जो थी हिंदी बोलने की इच्छुक रहती थी। तो आज की स्थिति देखकर जैसे लगता है जैसे कि वो सारी बातें सपना ही है और आज वह सपना कहीं खो गया है। और शायद अगर वह सपना सच हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। तो कुल मिलाकर बच्चों ये थी मेरे बचपन के दिन की कहानी और इसके माध्यम से लेखिका ने प्रयास किया है आज पाठकों को, विद्यार्थियों को संदेश देने का कि हमें धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर सोचना चाहिए और एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह की कटुता हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के सुख दुख में, रीति रिवाज में भागीदार होना चाहिए। तो हमारा भारत कुछ और ही होगा। अगर मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पूरी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और हाँ, आखिर में एक जरूरी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक भी करें और साथ में कमेंट भी करें। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछिए। धन्यवाद।